नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हमारी परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज के 24 से 25 पार्ट आ चुके हैं, जिनको यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। आज का हमारा सेशन है जो लगभग सीरीज के 400 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। आज हम 401 से लेके अन्य उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है और सेशन का 401वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से किन जोन में रखा गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से जोन 4 और जोन 5 में रखा गया है। अच्छा दोस्तों, अगर देखें तो राज्य की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अगर उसमें जोन 4 के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जोन 4 में आपका दोस्तों देहरादून आता है। दूसरा, उसके बाद अगर देखें तो दोस्तों दूसरा हमारा टिहरी गढ़वाल आता है, यानी कि टिहरी। और तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो उत्तरकाशी। चौथा हमारा नैनीताल आता है और पाँचवा हमारा उधम सिंह नगर आता है। तो ये जो आपके 5 जनपद हैं ये जोन 4 के अंतर्गत हमारे आते हैं। वहीं अगर जोन 5 की अगर बात करेंगे तो दोस्तों जोन 5 के अंदर हमारा प्रमुख जो जनपद है वो आपका चमोली हो गया। चमोली के बाद आपका रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग के बाद आपका अल्मोड़ा आता है। अल्मोड़ा के बाद आपका बागेश्वर और बागेश्वर के बाद आपका पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ के बाद आपका चंपावत। अगर कुल मिला के अगर बात करें इनकी तो दोस्तों टोटल कितने हो जाते हैं, 6 जनपद हमारे जो ये हैं ये आपके जोन 5 के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों इसमें जोन 4 और जोन 5 में कौन सा जनपद सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन कभी पूछता है आपसे, तो हरिद्वार जो जनपद है वो ना जोन 4 में है ना जोन 5 में हमारा सम्मिलित देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करेंगे दोस्तों अन्य क्वेश्चनों की तो देखिएगा, उत्तराखंड में भूकंप आने का कारण है। तो दोस्तों उत्तराखंड में भूकंप आने का जो मुख्य कारण है वो आपकी प्लेटों की जो गतिशीलता, वो जो भ्रंशों की उपस्थिति है उसके कारण ही उत्तराखंड में जो भूकंप है उसके अधिक चांस देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा होगा, जब एमसीटी की हमने बात करी थी तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की जो सीमा बनाती है उसी को हम एमसीटी के रूप में जानते हैं। तो वही ये बात कर रहा है कि राज्य में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक गुजरती है। तो दोस्तों जो टिहरी डैम वाला क्षेत्र है वहाँ से हमारी एमसीटी उसके बीचों बीच गुजरती है, टिहरी डैम से। तो इसीलिए बांध विरोधी समिति के द्वारा भी टिहरी बांध को बनाने के रोक लगाए गए थे 1978 में। तो वही ये रेखा है जो एमसीटी है जो उसके बीचों बीच गुजरती है। अगर भविष्य में कभी अगर इस तरीके का अगर भूकंप आता है तो उससे बड़ी हानि उत्तराखंड को हो सकती है। उसी के संदर्भ में 1978 में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों द्वारा 76 दिन तक जो कार्य है उसको भी बाधित वहाँ पर किया गया था। तो अगर दोस्तों देखा जाए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो राज्य में किन स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों भूकंप मापी स्टेशनों की अगर बात करें तो देहरादून में किया गया है, टिहरी में किया गया है और गरुड़गंगा हमारा चमोली में किया गया है। अगर बात करें दोस्तों तो देखिएगा जो राज्य में अधिकतम जो तीव्रता आती है, अगर बात करें तो भूकंप को मापने के लिए आपके पास 2 उपकरण होते हैं, या तो रिक्टर स्केल या फिर आप सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। उसके लिए अगर भूकंप मापी जो स्टेशन है तो वो आपके 3 जगहों पर उनको स्थापित किए गए हैं। एक तो आपका देहरादून में है, दूसरा आपका टिहरी गढ़वाल में है और तीसरा आपका जो चमोली है, चमोली के गरुड़गंगा नामक स्थान पर है। तो अगर बात करेंगे तो दोस्तों भारत में जो कुल भूकंपों हैं उसमें से 68% जो भूकंप है वो लगभग हिमालयी क्षेत्र में हमारे आते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही थी। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों तो जैसे सेना के लिए राहत जो अभियान है उसको स्थानीय नागरिक योगेंद्र राणा ने मदद की थी। कब की? जो 2013 वाली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 2013 की आपदा में सेना के राहत के लिए स्थानीय नागरिक होने की मदद की थी। तो दोस्तों योगेंद्र राणा आप लोग याद करेंगे। राज्य का सबसे जो अभी प्रमुख जो आपदा देखने को मिलती है या फिर सबसे बड़ा जो भूस्खलन देखने को मिलता है, अगर उसके बारे में बात करें तो देखिएगा, राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला आपदा कौन सी है। तो दोस्तों राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो आपदा है भूस्खलन या फिर बाढ़ के रूप में हम उसको बता सकते हैं। अगर देखा जाए तो विशिष्ट जो भौगोलिक संरचना है उसके कारण राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है और राज्य की जो मुख्य आपदाएं हैं वो जैसे भूकंप हो सकता है, भूस्खलन है, अतिवृष्टि आदि इसके प्रमुख उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार देखेंगे तो राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन बाढ़ कब आया।
तो दोस्तों सबसे बड़ा जो भूस्खलन बाढ़ है ये आपका 2013 में आता है। अब इसकी एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है तो आप लोग याद रखेंगे 16 से 17 जून 2013। 16 से 17 जून 2013 को मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ के कारण दोस्तों जो आपका केदारनाथ त्रासदी है उसके नाम से भी उसको जाना जाता है। और कहा जाता है कि जो आपका चौराबाड़ी हिमनद का एक हिस्सा टूटकर ये आपका सरवदी ताल में गिर गया था या फिर चौराबाड़ी ताल में गिर गया था। उस पर गिरने के कारण जो ताल का जल भराव है उसके अधिक मात्रा में निकलने के कारण जो ये आपदा है इसको आने का प्रमाण देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो ये आपदा आई थी इसके कारण केदारनाथ धाम से लेके गौरीकुंड तक का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ था और उस बीच वहाँ पर काफ़ी मौतें भी हुई थी। तो उसके चलते सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जो मोस्टली टाइम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस ऑप्शन को किस नाम से जाना जाता है कि सेना द्वारा केदारनाथ में चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो दोस्तों वो आपका ऑपरेशन सूर्या होप था। ऑपरेशन सूर्या होप सेना द्वारा केदारनाथ आपदा के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। और अगर इसकी डेट आप लोगों से पूछी जाती है तो आप लोग 16 से 17 जून 2013 याद रखेंगे। अगर बात करें तो दोस्तों सेना की जो मदद है वो इस पर किसने करी थी? तो दोस्तों स्थानीय नागरिक जो हमारे योगेंद्र राणा हैं उनके द्वारा इसमें सेना की मदद की गई थी। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यहाँ पर सेना का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था, उसका क्या नाम था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2013 की आपदा के लिए सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि सेना के लिए इसने ऑपरेशन सूर्या होप चलाया था। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? तो दोस्तों एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का जो गठन है वो 9 अक्टूबर 2013 को दोस्तों एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन वहाँ पर कर दिया जाता है। अगर बात करें तो दोस्तों इसकी डेट अगर आप लोग याद रखना चाहेंगे तो आप लोग याद रखिए 9 अक्टूबर 2013 एनडीआरएफ की तर्ज पर यहाँ पर एसडीआरएफ की जो स्थापना है वो कर दिया जाता है। अगर वहीं बात करें तो दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट यहाँ से देखें तो जो प्राकृतिक जो आपदा हैं दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक और मॉडल यहाँ पर विकसित किया था जिसको आपदा प्रबंधन मंत्रालय द्वारा गठन किया गया। तो वो कौन सा मॉडल था या फिर किस देश से उसको लिया गया? तो दोस्तों वो मॉडल लिया गया था हमारा ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर आपदा प्रबंधन का गठन भी किया था। और आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन भी किया है। अब वहीं देखेंगे तो दोस्तों राज्य स्तरीय जो आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर है उसको 1070 के रूप में जारी किया गया और राज्य तथा जनपदीय स्तर में जो आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर है उसको 1077 के रूप में जारी किया गया था। तो दोस्तों जुलाई 2013 में राज्य में नदी तटों के किनारे 200 मीटर तक की दूरी पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी और 9 अक्टूबर 2013 से लेके एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन भी कर दिया गया था। तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को कितने सेक्टर में बांटा गया है? तो दोस्तों आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश को 25 सेक्टरों में हमारा बांटा है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो मॉडल है वो आपदा प्रबंधन मंत्रालय के गठन के लिए ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर आधारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, इससे पहले एक बार पूछा भी गया है। राज्य में किस वर्ष से प्रतिवर्ष को जल दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जो आपका 2017 से मनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे। राज्य में किस वर्ष प्रतिवर्ष को जल दिवस, ये हमने देख लिया 2017 से मनाया जा रहा है। राज्य की सर्वाधिक लंबी नदियां हैं, तो जो सर्वाधिक लंबी नदियां हैं सबसे पहले देखें तो हमारी काली नदी सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 552 किलोमीटर है। दूसरी अगर देखें तो दोस्तों भागीरथी है जिसकी 205 किलोमीटर लंबाई है। तीसरी आपकी अलकनंदा है जिसकी लंबाई 195 किलोमीटर है और चौथी आपकी कोसी है जिसकी लंबाई आपकी 168 किलोमीटर है। अगर काली को देखें तो दोस्तों काली नदी जो हमारी है ये हमारे पूर्वी क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड के पूर्व पिथौरागढ़ जनपद से निकलती है और पिथौरागढ़ जनपद के भी दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पर अधिकतर हमारे तथ्य निकलते हैं। कोई इसको कुटियांगटी नामक
ग्लेशियर से निकलता है बताता है। तो लेकिन आयोग इसको जो मानता है वो मिलम ग्लेशियर से मानता है। इससे पहले आयोग ने मिलम को इसका आंसर माना है, तो आप लोग पहला रेफरेंस जो है वो मिलम को देंगे। तो मिलम ग्लेशियर से काली निकलती है, आप लोग ऐसा मानेगा। लेकिन अगर आप लोग किताबों में पढ़ेंगे तो कुटियांगटी नामक जगह से ये हमारी नदी निकलती है। अगर वहीं देखा जाए तो दोस्तों ये आपके राज्य में 252 किलोमीटर बहने के बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है। वहीं अगर भागीरथी की बात करेंगे तो दोस्तों भागीरथी हमारी ये गोमुख से निकलती है, यानी कि गंगा की हम बात कर रहे हैं। गंगा को ही भागीरथी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों गोमुख से निकलने के बाद ये हमारा देवप्रयाग में आती है, और देवप्रयाग में आने के बाद जो ये अलकनंदा है ये सतोपंथ हिमनद से निकलने के बाद जब ये देवप्रयाग में आती है तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। यहीं से के बाद जो आपकी भागीरथी है ये गंगा के नाम से मिलती है। इससे पहले इसको देव भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और देवप्रयाग के बाद भागीरथी को हमारा गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा भागीरथी का गोमुख से लेके देवप्रयाग तक लंबाई कितनी है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो तब आप लोग 205 किलोमीटर आंसर करेंगे। अगर आप लोगों को आंसर अगर इस तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन कि देवप्रयाग से लेके हरिद्वार तक गंगा की जो लंबाई है वो कितनी है, तब जाके आप लोग 96 किलोमीटर करेंगे। वहीं अगर बात करेंगे अलकनंदा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप लोगों को केवल 195, क्योंकि ये आके यहाँ पर भागीरथी यानी कि देवप्रयाग में मिल जा रही है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ नहीं है। लेकिन आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, अगर गोमुख से अगर नदी निकल रही है तो क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है। ये गोमुख है, गोमुख से लेके हमारा ये देवप्रयाग में संगम होता है, और यहाँ पर आपका देवप्रयाग है। देवप्रयाग में आपका अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है, और अलकनंदा नदी के संगम के बाद जो ये आगे को जा रही है तो फिर ये गंगा के नाम से जा रही है। इतना आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ तक जो अलकनंदा की जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है, और यहाँ तक जो भागीरथी की जो लंबाई है वो आपकी 205 किलोमीटर है। अगर उत्तराखंड में गंगा की लंबाई कितनी है अगर पूछा जाता है तो आपको यहाँ से ही गंगा की लंबाई बतानी है। जब देवप्रयाग के बाद आप गंगा की जो लंबाई है अगर उसको देखेंगे तो वो आपकी 96 किलोमीटर देखने को मिलती है। अब वहीं कोसी नदी की बात करें तो दोस्तों कोसी नदी हमारी बागेश्वर से निकलती है, बागेश्वर जनपद से इसका उद्गम होता है, और 168 किलोमीटर ये हमारे राज्य में बहती है। तो देखिएगा टनकपुर के बाद काली को जाना जाता है। तो दोस्तों टनकपुर के बाद जो काली नदी है उसको शारदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शारदा जो नदी है उसको जो नाम है वो टनकपुर ब्रह्मदेव मंडी के बाद दिया जाता है, उससे पहले इसको काली नदी के नाम से ही जाना जाता है। इससे पहले काली में काली में अंतिम रूप से पूर्व से मिलने वाली जो नदी है उसका जिक्र भी किया गया है। इससे पहले एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों काली में पूर्व की ओर से अंतिम रूप से मिलने वाली जो नदी है वो आपकी लधिया नदी है, ये आप लोग याद रखिएगा। वहीं बात करें तो दोस्तों शारदा को या फिर काली को सर्वाधिक जल राशि देने वाली जो नदी है वो सरयू के रूप में जानी जाती है, और कुमाऊं की सबसे जो पवित्र नदी है उसको भी हमारा सरयू के बारे में ही जाना जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से याद आ रहा है कि किस नदी का पानी पीने योग्य नहीं बताया जाता है या फिर भगवान को चढ़ाने योग्य नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों आप नंदाकिनी नदी उसको आंसर करेंगे, तो उसको भी आप लोग इसी के साथ साथ जरूर याद रखिएगा। पवित्र के साथ एक अपवित्र भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा दोस्तों टनकपुर के बाद जो ब्रह्मदेव मंडी है उसके बाद जो काली है उसको शारदा के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर याद रखेंगे। दोस्तों शारदा नदी पर एक खटीमा परियोजना हमारी बनाई गई है जो 1955 के देखने को मिलती है, और शारदा खुद एक परियोजना हमारी है जो 1993 की देखने को मिलती है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है, तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है वो आपकी अलकनंदा नदी देखने को मिलती है। अलकनंदा नदी दोस्तों सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है, जो सतोपंथ ताल से जिसका उद्गम देखने को मिलता है। यह चमोली जनपद से हमारी निकलती है, और 195 किलोमीटर बहने के बाद देवप्रयाग नामक जगह पर भागीरथी नदी से मिलने के बाद, यानी कि सास बहू इन दोनों को वहाँ पर कहा जाता है, उसके बाद गंगा के नाम से आगे मिलकर निकल जाती है। वहीं अगर बात करें तो प्रवाह पथ वाली नदी, तो दोस्तों प्रवाह पथ अगर सर्वाधिक जल प्रवाह कहेगा तो आप लोगों को अलकनंदा को टिक करना है। अगर प्रवाह पथ कहेगा तो सर्वाधिक प्रवाह पथ जो नदी का है वो काली नदी का देखने को मिलता है। 252 किलोमीटर इसकी रेंज उत्तराखंड में देखने को मिलती है, तो आप लोग उस तरीके से इसको याद रखेंगे। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम व लंबाई क्या है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जैसे गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का जो नाम और लंबाई है वो आपका भागीरथी देखने को मिलता है, और इसकी जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों गंगा की गोमुख से लेके
गंगा की अगर गोमुख से लेके हरिद्वार तक कुल लंबाई कितनी है अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोगों को नॉर्मली कुछ नहीं करना है। आप लोगों को 205 में 96 को अगर आप जब जोड़ेंगे तो आपका 301 आपका क्या निकल जाएगा, किलोमीटर आपकी टोटल जो रेंज है उत्तराखंड में वो देखने को मिल जाएगी। तो कभी कभी हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए आप लोगों से। तो देवप्रयाग तक अलकनंदा की जो लंबाई है वो आपकी 195 किलोमीटर देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया है। अगर दोस्तों डिटेल वाइज अगर नदियों पर चले कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, यह नदी कहाँ से निकलती है, क्या होता है, तो उसमें मुझे लगता है कि वन लाइनर को ही ख़त्म करने में हमें लगभग 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो इतना लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि वन लाइनर को हम जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी डिटेल वाइज जो सीरीज है उसको भी शुरू कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों पर। थोड़ी सी बात है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को मैं बताते हुए चल रहा हूँ, अन्यथा हम लोग ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस समय के लिए। जैसे कि आप लोगों से पूछ रहा है देवप्रयाग से राज्य सीमा तक गंगा का नाम या फिर लंबाई कितनी है। तो दोस्तों गंगा का नाम देवप्रयाग के बाद गंगा पड़ता है और उसकी जो लंबाई है उत्तराखंड में वो 96 किलोमीटर देखने को मिलती है। देखिएगा, ऋषिकेश में गंगा नदी मिलती है। तो दोस्तों ऋषिकेश में जो गंगा है वो चंद्रभागा से मिलती है। तो चंद्रभागा से मिलने कहने का मतलब ये है कि गंगा ऋषिकेश में किन दो नदियों का संगम होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभागा नदी का संगम होता है। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। और गंगा के लिए बहुत सारे प्लान चलाए गए हैं। जब हम लोग गंगा नदी पर बात करेंगे तो उस समय उन पर भी डिस्कस कर पाएंगे। किस नदी घाटी को राज्य की धान का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों कोसी नदी घाटी को उत्तराखंड में धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। कोसी नदी की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। ये आपके बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से निकलती है और लगभग राज्य में 168 किलोमीटर ये हमारी बहती है। तो आप लोग इसको भी ज़रूर याद रखेंगे। और उत्तराखंड में जो धान का कटोरा है वो किस घाटी के रूप में जाना जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग कोसी घाटी को आंसर करेंगे। पुराणों में किन नदियों को सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है। तो भागीरथी को, अलकनंदा को, नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौलीगंगा, नयार और जो पिंडर नदी है इसको सप्त सामुद्रिक स्रोत के रूप में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा, पिंडर और जो आपकी नयार नदी है इनको सप्त सिंधु या फिर सामुद्रिक स्रोत के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों राज्य के सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो दोस्तों राज्य के सबसे पश्चिमी भाग में होने वाली जो है वो आपकी यमुना नदी के रूप में जानी जाती है और पूर्वी भाग में है वो आपकी टोंस व काली नदी के रूप में जानी जाती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर इन नदियों के संगम की अगर बात करें तो जो आपकी भागीरथी और अलकनंदा है इनका संगम हमारा देवप्रयाग में होता है। अगर बात करेंगे वहीं कि अलकनंदा और जो मंदाकिनी है इसका, तो ये आपका नंदप्रयाग में होता है। वहीं अलकनंदा और मंदाकिनी की बात करें तो दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में होता है। और वहीं अगर अलकनंदा और धौलीगंगा की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये आपका विष्णुप्रयाग में होता है। अगर देखा जाए तो उसके बाद जो आपकी सबसे पश्चिमी नदी जो हमें बताई गई थी वो आपकी यमुना नदी थी। और सबसे जो पूर्वी नदी है तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, काली या फिर आपकी टोंस नदी के रूप में उसको ये जान रहा है। अच्छा, गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है। तो दोस्तों गंगा और यमुना नदी का जो संगम है वो प्रयागराज में देखने को मिलता है। सेशन के लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो उत्तराखंड व हिमाचल का बॉर्डर बनाने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर बनाने वाली नदियां हैं, ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है। यमुना और जो टोंस नदी है ये उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल का भी हमारा बॉर्डर बनाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली कि उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर निर्धारित करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यमुना और टोंस आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों टोंस की भी 2 धाराएँ हैं, एक तो आपकी रूपिन है, दूसरी आपकी सूपिन है। दोनों में कन्फ्यूजन आपका रहता है कि रूपिन कहाँ से निकलती है और सूपिन कहाँ से निकलती है। तो आप लोग इस पर कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा। अगर रूपिन और सूपिन दोनों को देखा जाए तो दोस्तों उसमें जो आपका सूपिन है, जो सूपिन नदी है आपकी, ये आपकी निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, यानी कि उत्तरकाशी का जो बंदरपुंछ नामक पर्वत है उसके स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। और जो दूसरी नदी है आपकी रूपिन, तो रूपिन जो निकलती है ये हिमाचल प्रदेश के डोडराक्वार क्षेत्र से आपकी निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश के डोडराक्वार क्षेत्र से आपकी कौन सी निकलेगी, रूपिन। और
बंदरपुंज पर्वत के स्वर्गारोहण ग्लेशियर ग्लेशियर शापे कौन निकलेगी, तो ये आपकी सोपिन निकलेगी, तो ये उत्तरकाशी से निकलेगी आपकी कुल मिला के। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों ये दोनों ही जो नदियाँ हैं ये एक सम्मिलित रूप होकर टोन्स के रूप में जानी जाती है, और ये आपकी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में भी हमारी जानी जाती है। अगर टोन्स की कुल लंबाई की अगर बात करें तो दोस्तों टोन्स की जो कुल लंबाई है वो 148 किलोमीटर पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड में टोन्स नदी को सर्वाधिक वनाच्छादित जो भूमि है उस रूप में भी जाना जाता है। अच्छा कितने परसेंट, तो 76.6% के रूप में उत्तराखंड में सर्वाधिक वनों वाला जो नदी घाटी है उसको टोन्स नदी घाटी के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों अगर टोन्स की प्रमुख सहायक नदी पूछता है तो दो ये फेमस इसकी नदियाँ हैं, एक तो आपकी खूनी गाढ़ हो गई और दूसरी आपकी मैना गाढ़ हो गई। तो खूनी गाढ़ और मैना गाढ़ ये दोनों ही आप लोग याद रखिएगा, ये टोन्स की प्रमुख सहायक नदियों के रूप में भी जानी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और आप लोग हमारी चैनल से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें ताकि हम निरंतर आप लोगों के लिए लंबी वीडियोस भी अगर लेकर आ पाएँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।